नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम हरेन चौधरी है और मैं हूं इस समय लेह में, जो वीरों की धरती है और दुनिया का सबसे ऊंचा हाई एल्टीट्यूड एरिया है। यहाँ पर जो है हम आए हुए हैं और इस यहाँ पे जो है लेह की एक सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर एक तरफ जो है चीन की सीमा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा है। भारतीय सेना ने हाल ही में एक नई पहल शुरू करी है, उसका नाम है पैट्रियोटिक टूरिज्म। इस पहल के तहत आप जो है यहाँ पर जो देशभक्ति की जगह हैं, जहाँ पर रेजांगला वार मेमोरियल है और इसके अलावा जो चीन से सटा हुआ जो है इलाका है डैम चौक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और जो है अगर आप लेह में पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है हॉल ऑफ फेम में आ सकते हैं। हॉल ऑफ फेम में जो है जहाँ पे भारत की आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब की गाथाएँ जो है यहाँ पर संजोई गई हैं। भारतीय सेना की तरफ से हॉल ऑफ फेम म्यूजियम में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। भारतीय सेना की वीरता, पराक्रम और बलिदान को दर्शाने के लिए, लेह लद्दाख की संस्कृति और यहाँ के इतिहास से रूबरू कराने के लिए इस म्यूजियम का निर्माण सन 1986 में भारतीय सेना के द्वारा किया गया। तत्पश्चात 13 जून 2016 को तत्कालीन कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. पटियाल सेना मेडल के द्वारा इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। म्यूजियम के मुख्य 3 भाग हैं: मेन म्यूजियम, वॉर मेमोरियल और वॉर सेमेट्री। हम इसमें मेन म्यूजियम के अंदर हैं। मेन म्यूजियम की कुल 17 गैलरी हैं जिन्हें हम एक एक करके विजिट करेंगे। इस समय हम जिस गैलरी में मौजूद हैं, इस गैलरी का नाम नेशनल गैलरी है। नेशनल गैलरी के बीचों बीच प्रदर्शित वुडन क्राफ्ट की इस सुंदर कलाकृति का निर्माण भारतीय सेना के 2 जवानों लांस नायक रिंचन दोरजे और लांस नायक मोरोब ताशी के द्वारा किया गया। तत्पश्चात तत्कालीन कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. पटियाल सेना मेडल के द्वारा इसे हॉल ऑफ फेम के लिए प्रेजेंट कर दिया गया। इसके बीचों बीच विराजमान मूर्ति गुरु पद्म संभवा की है। माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति कमल के फूल से हुई और ये महात्मा बुद्ध के दूसरे अवतार हैं। 8वीं शताब्दी में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसके बाद लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। इनके चारों तरफ जो हम छोटी मूर्तियां देख रहे हैं, ये तारा देवी जी की मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि किसी भी मोनेस्ट्री का विजिट करने पर तारा देवी जी के 21 अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। लोग इन्हें अलग अलग रंगों से पहचानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। द लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से भी जानते हैं। यदि हम श्रीनगर की तरफ से आते हैं तो जोजिला पास क्रॉस करके आना पड़ता है। यदि हम हिमाचल की तरफ से आते हैं तो रोहतांग पास क्रॉस करके आना पड़ता है। अटल टनल बन जाने के बाद रोहतांग पास को बाईपास कर दिया गया है। विश्व का हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पास, जिसकी हाइट 19,023 फीट है, ये लद्दाख में पाया जाता है। और सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास, जिसकी ऊंचाई 18,379 फीट है, ये भी लद्दाख की धरती में पाया जाता है। ये सचिन गैलरी है। इस गैलरी में सचिन ग्लेशियर की ऊंची बर्फीली चोटियों पर हमारे जवान किस प्रकार से रहते हैं, ऑपरेट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनके द्वारा यूज किए जाने वाला इक्विपमेंट डिस्प्ले किया गया है। सचिन ग्लेशियर में हमारी जो भारतीय सेना है वो 1984 से ऑपरेशन मेघदूत के बाद वहाँ पे डिप्लॉय है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत जब हुआ तो उसके बाद 1987 में नायक सुधार बाना सिंह जी ने बाना पोस्ट को कैप्चर किया और उसके बाद उस पोस्ट का नाम नायक सुधार बाना सिंह जी के नाम पे बाना पोस्ट रख दिया गया। सचिन ग्लेशियर में यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट जैसे कि ये सूट आप देख रहे हैं, ये सचिन ग्लेशियर के इलाके में यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार के जो रक्षक हैं और ये बूट है, स्कार्पा बूट है। स्कार्पा बूट ये बर्फीले इलाके में, सचिन ग्लेशियर के इलाके में यूज़ किया जाता है। इसमें जो नीचे लगा है ये क्रैम्पॉन है, क्रैम्पॉन। और ये बूट जो है वो डबल लेयर है। अंदर की लेयर जो है वो थोड़ा गर्म होती है और बाहर की लेयर जो वो हार्ड बर्फ के चलने के लिए काम आती है। और ये जो क्रैम्पॉन लगे हैं, इन क्रैम्पॉन की मदद से हम आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर चल सकते हैं। इस प्रकार के टेंट्स सचिन ग्लेशियर के इलाके में यूज़ किए जाते हैं। ये डॉम टेंट्स हैं। ये इसका इनर पोर्शन है और इसका एक आउटर पोर्शन भी है। और उसके बाद इस टेंट को अगर बंद कर दिया जाए तो इसके अंदर 2 से 3 जवान आराम से सो सकते हैं। और ये थोड़ा हीट के हिसाब से अच्छा है और सचिन ग्लेशियर के इलाके में इसको यूज़ किया जाता है। कितना माइनस टेम्परेचर में ये -20 से 20-30 तक माइनस में हम इसमें रह सकते हैं। और इसके अलावा ग्लेशियर में बड़े टेंट भी यूज़ किए जाते हैं जिनको आर्कटिक टेंट बोलते हैं, जो कि बड़े टेंट है जिसमें से 15 से 20 जवान आराम से सो सकते हैं और वो स्नो के लिए बनाए गए हैं। ये स्नो स्कूटर है। ये सचिन ग्लेशियर के इलाके में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस प्रकार से सचिन ग्लेशियर के इलाके में स्नो स्कूटर को जो है वो हम की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है या कुछ हमें सामान लॉजिस्टिक और एडमिन से संबंधित कुछ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो उस प्रकार के सामान को हम इन स्नो स्कूटर की मदद से ले जा सकते हैं। और ये इसके साथ ये स्की होती है और साथ में चेन लगा होता है ताकि ये प्लेन जगह पे आराम से चल सकता है। इसके अलावा स्कीज और जो ये स्की पोल है इनकी मदद से भी अगर हम सचिन डिस्ट्रिक्ट इलाके में थोड़ा प्लेन इलाके में चलना है तो स्की की मदद से और स्की पोल की मदद से भी चल सकते हैं।
ये सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में यूज़ किए जाने वाला इक्विपमेंट है और ये इस प्रकार से ये सूट है जो कि सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में लगाया जाता है। क्रैम्पॉन की और आइसेक्स की मदद से हम आइस वॉल को चढ़ते हैं। किसी भी बर्फीली दीवार के ऊपर जब चढ़ना है तो आइसेक्स और क्रैम्पॉन की मदद से लेकर हम चढ़ते हैं। क्रैम्पॉन की मदद से हम दीवार पे अपने पैरों का सहारा लेते हैं और आइसेक्स की मदद से हम आइसेक्स को दीवार पे लगा के उस आइस वॉल के ऊपर चढ़ते हैं। और ये सारा इक्विपमेंट जो है वो उस आइस वॉल के ऊपर या सियाचिन ग्लेशियर में अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो इस प्रकार के इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की हाइट भी बता देना कहीं पे आप जो है। सियाचिन ग्लेशियर की जो एवरेज हाइट है वो 20,000 से 23,000 24,000 फीट तक रहती है और जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो -40 से -60 डिग्री तक रहता है। और इस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं ये एक हैपोबैग है। जवान जब हाई एल्टीट्यूड के इलाके में रहता है तो वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, जैसे कि हैपो और हैको, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडिमा, इस प्रकार की बीमारी होती है। तो ये हैपोबैग जो है इसको हम उस जवान को कुछ देर के लिए इसमें रख सकते हैं और ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं और टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं जब तक कि उसको हेली के द्वारा इवैक्यूएट ना की जा सके। ये एक स्किड का लोड दिखाया गया है। इस प्रकार से लोड जो है वो हवाई जहाज में N-32 के द्वारा या Mi-17 के द्वारा जो ग्लेशियर में पहुंचा जाता है, इसको पैरा के साथ सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में ड्रॉप किया जाता है और जवानों का जरूरत का सामान जैसे कि फ्यूल हो गया, राशन हो गया और जो जरूरत का सामान है वो इसके द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में पैरा की मदद से ड्रॉप किया जाता है और जो जवान वहाँ पे रहते हैं वो इस सामान को कलेक्ट करके इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आज लद्दाख भारत का हिस्सा है तो वो इन्हीं की देन है। अगर ये नहीं होते तो शायद वो पाकिस्तान और चाइना का हिस्सा होता। तो बात करते हैं जनरल जोरावर सिंह की। तो उनका जन्म 1786 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हुआ और 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने चचेरे भाई को हत्या कर दी उनकी, और जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण करी। वो भागकर हरिद्वार चले गए और वहां से वो किश्तवाड़ गए। एक जागीरदार के पास वो नौकर का काम करने लगे और वहां पर उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखी। तलवारबाजी सीखने के बाद वो राजा गुलाब सिंह की फौज में भर्ती हो गए। उनका अच्छा कार्य देखते हुए उन्हें वजीर का पद दे दिया गया और वजीर के पद पे उन्होंने बहुत से प्रोविंसेस जीते और साथ में डोगरा आर्मी में चेंजेस करे, जिससे डोगरा आर्मी बहुत स्ट्रांग हो गई। और उन्होंने अपने जीवन काल में 3 कैंपेन चलाए: लद्दाख कैंपेन, बल्टिस्तान कैंपेन, तिब्बत कैंपेन। यह एक टेरेन मॉडल है। यह उस इलाके का बनाया गया है जहां पर 99 कारगिल वार लड़ा गया था। मॉडल में ब्लू कलर की लाइन इस इलाके के नदी और नालों को दर्शाती है। रेड कलर की लाइन इस इलाके के रोड एंड ट्रैक्स को दर्शाती है। मॉडल में नॉर्थ को एरो की मदद से दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक नॉर्थ भी इसी दिशा में है। मॉडल में कुछ एक गांव जिन्हें रेड कलर से दर्शाया गया है: गुलतारी गांव, मटियाल, बिजोट, मरोल, ये सभी पीओके के गांव हैं और एलओसी भी इन इलाकों से होकर गुजरती है। 99 कारगिल वार भी इन्हीं इलाकों में लड़ा गया था। 99 कारगिल वार से पहले दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें तय हुआ था कि विंटर के समय अधिक हाइट वाली पोस्टों के ऊपर किसी भी देश की सेना नहीं रुकेगी। भारत ने समझौते का मान रखते हुए अपनी सेना को नीचे बेस में डाउन कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया और हमारी कुछ एक पोस्टों को कैप्चर कर लिया, जो इस प्रकार से है: द्रास सेक्टर में तोलोलिक 0.5140, टाइगरीन 0.4875, कारगिल सेक्टर में 0.5608, कक्सार, मजदास, बटालिक सेक्टर में जुबेर हाइट, मुथुडालो, खालवार, याल्डोर। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने हमारा 135 किलोमीटर का इलाका जो है कैप्चर कर लिया। अभी पाकिस्तान सेना द्वारा जो करना था वो किया। अब बारी थी भारतीय सेना की। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की, लेकिन उससे पहले हमें पता चला कैसे कि हमारा 135 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान सेना द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। बटालिक सेक्टर में एक चरवाह जिनका नाम था श्री तासी नामग्याल, वे कभी कभी अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए मुथुडालो के इलाके में ले जाया करते थे। उन्होंने एक दिन कुछ एक लोगों को पठानी वेशभूषा में पत्थरों से बंकरों का निर्माण करते हुए देखा और वे देखते ही समझ गए ना तो ये भारतीय नागरिक हैं और ना ही भारतीय सैनिक हैं। उन्होंने सच्चे भारतीय होने के नाते इस बात की सूचना बटालिक सेना बेस में दी और भारतीय सेना एक्टिवेट हो गई। उसके बाद अपने अपने इलाके में पेट्रोल भेजी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल थी कक्सार के इलाके में भेजी गई पेट्रोल, जिसका नेतृत्व कर रहे थे फोर्थ जाट के कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया पेट्रोल तो गए, लेकिन उनमें से कोई भी जवान वापस नहीं आया। इसी दौरान द्रास सेक्टर में सेना का एक रेक्की हेलीकॉप्टर, जो कि दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आने से वहीं पे पिन डाउन हो गया। उसके बाद सेना के तीनों अंगों ने अपने अपने इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारतीय जल सेना द्वारा ऑपरेशन तलवार, वायु सेना द्वारा ऑपरेशन स्पेस सागर और थल सेना द्वारा ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय की शुरुआत द्रास सेक्टर के तलोलिक से शुरू हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।